अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं आज के सेशन में। इस लेक्चर में थोड़ा सा पहले तो मैं आप लोगों से वाकई मदद ख्वाह हूं, क्योंकि मैं आप लोगों से पिछले दिनों एक चीज़ डिस्कस कर रहा था कि मैं सुस्त हो गया हूं। तो वो इंतहा की सुस्ती जो है मेरे अंदर आ चुकी है। मैंने आप लोगों को अभी तक अपडेट नहीं किया कि आप लोगों का एफएलपी का सिलेबस क्या है। ऐसा ही है या नहीं? आप लोग बहुत नाराज़ होंगे, मुझे पता है इस बारे में। मसला ये था कि जैसे ही मैं यहाँ पर अपने ऑफिस पहुंचा तो आज जो है हमारी केपी की बोर्ड जो है, ठीक है, उसकी हम कहते हैं स्टार्टअप उसका हम करेंगे। केपी के बोर्ड जो है वो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम पंजाब बोर्ड को लेके चल रहे हैं, जैसे कि अभी हमने फेडरल बोर्ड स्टार्ट किया था। तो आज इंशाल्लाह केपी के बोर्ड जो है वो भी स्टार्ट हम करेंगे। उसकी ओरिएंटेशन है आज, उसकी आप कह सकते हैं ना कि भाई प्रेजेंटेशन है। आज हमने स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करना है कि हम किस तरीके से पूरा सेशन उनको पढ़ाएंगे। सो उस प्रेजेंटेशन की तैयारी और उसमें जो है लगे हुए थे, और इसी वजह से मैं आप लोगों का इवन के मैसेंजर पे भी आंसर नहीं दे सका। मुझे पता है आप सबके साथ नाराज़ हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं मना लूँगा आप लोगों को। मतलब एक तो ये कि आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, और मैं ये ना आप लोगों को वो क्या कहते हैं ना, बटरिंग आप लोगों की कर रहा हूँ कि आप जल्दी मान जाएं। ठीक है, सो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मानने वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ज़्यादा जो है तंग भी नहीं करते हैं। ठीक है, और पढ़ते भी बहुत अच्छे हैं, पढ़ाकू भी बहुत हैं, लायक भी बहुत हैं। ठीक है, सो इन तमाम चीज़ों के साथ आप लोग कभी नाराज़ मुझसे नहीं होंगे। इतनी मैंने तारीफ आप लोगों की कर दी हैं, दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, सो आज हमारा टारगेट क्या है? आज हमने एक तो चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट करना है। अच्छा, फिर मैं भूल रहा था कि आप लोगों को सिलेबस बताना है। सिलेबस आप लोगों का जो आज एफएलपी का है, एफएलपी तो नहीं है वैसे तौर पे, जस्ट केमिस्ट्री का टेस्ट है आज आप लोगों का। उसका जो सिलेबस है वो केमिकल इक्विलिब्रियम से ही है, और कहाँ से कहाँ तक है भाई। लोरी ब्रॉन्स्टी डेसिनेट बेस कॉन्सेप्ट के बाद एक टॉपिक मैंने जो है आपके लिए शामिल किया था पिछले एफएलपी में, जो कि के ए और के बी हमारे पास था, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू ऑफ बेस। और मुझे इससे याद आया कि मैंने आप लोगों से आई थिंक प्रॉमिस भी किया था कि 5 हमारे ना लास्ट एफएलपी के जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस नहीं हो सके थे। मैंने वो आप लोगों से जो है डिस्कस नहीं किए थे, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए वो सॉल्व करके दूंगा। सो वो भी नहीं सॉल्व करके अभी तक दिए। भी मैं बहुत ही नालायक हो गया हूँ, मतलब कहते हैं ना कि भाई नकम्मा हो चुका हूँ मैं। ठीक है, इन पिछले दिनों मैंने बहुत टाइम ज़ाया किया। टाइम ज़ाया तो वैसे नहीं किया, मैं कभी टाइम ज़ाया करता नहीं, मैं बता दूँ आपको। ठीक है, कामों में लगा रहा, लेकिन ये है कि बस वो आप लोगों को पूरा टाइम नहीं दे सका ना, तो उससे मुझे लगता है कि मैं नकम्मा ही हो गया हूँ, मैं नालायक ही हो गया हूँ। ठीक है, सो भाई अब क्या है, अब किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे ये तो मुझे नहीं पता कि किस तरीके से मैनेज करेंगे। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई आप लोगों ने किस तरीके से सिलेबस को मैनेज करना है। ठीक है, अच्छा देखा भाई, आप लोगों ने भी सुन लिया ना, कोई बात नहीं यार, यहाँ पे ना बस चलता रहता है। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर नहीं है, कंप्लीट चैप्टर कतन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी कंप्लीट चैप्टर नहीं है। ठीक है, चैप्टर जो है वो लोरी ब्रॉन्स्टी डेसिनेट बेस कॉन्सेप्ट के बाद एक टॉपिक हमने जो है वो शामिल किया था, के ए और के बी स्टार्ट हमने शामिल किया था। सो उसके बाद से ऑनवर्ड इवन के ए के बी से भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों का। गिने चुने टॉपिक्स आप लोगों के यहाँ उसमें से आएगा, यानी कि मेन फोकस हमारा रहेगा टेस्ट में पीएच रहेगा। ठीक है, बफर सोल्यूशन रहेगा, और लास्ट में फिर हमने जो 2 बातें की थी, एक तो हमारे पास था भाई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो हमारे पास था। ठीक है, वो और कॉमन आयन इफेक्ट, ये 4 टॉपिक गिने चुने हैं जिनमें से आप लोगों का आज टेस्ट बनने जा रहा है। सो आप लोगों को इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो वे कहते हैं ना कैसे मैनेज करेंगे, आपको पता होगा भाई 4 टॉपिक हैं, अब उसको मैनेज करना इतना मुश्किल काम नहीं होगा। सो उसको आपने मैनेज करना है। 5 एमसीक्यूज एफएलपी के डिस्कशन के रह गए थे, और मैंने वो अभी तक आपको बताने हैं। मुझे ये भी इवन के याद है कि आप लोगों को पीएच और पीओएच के साथ कुछ प्रॉब्लम थी। इवन के एच पॉजिटिव आयन ओएच नेगेटिव आयन के दरमियान आपस में क्या रिलेशन बनता है, इसमें भी प्रॉब्लम थी। मैंने वो भी एड्रेस नहीं किया था उस दिन। मुझे याद तमाम चीजें याद रहती हैं, लेकिन पता है क्या, बस वो टाइम जो है ना थोड़ा सा शॉर्ट होता है, इस वजह से मैं आप लोगों के लिए वो काम कर नहीं पाता जो मैंने सोचा होता है कि मैंने लाजमी करना है। सो बेफिक्र रहें, तमाम चीजें हम करेंगे। टॉपिक्स बोर्ड पे राइट कर दें यार, हमारे छोटे से टॉपिक्स हैं, थोड़े से टॉपिक्स हैं। पीएच, ठीक है, उसके बाद फिर हमने बफर सॉल्यूशन पढ़ा था, हमने जो है वो क्या कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़े थे। ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के, और लास्ट वर्ड जो हमने पढ़ा था, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ेंगे। सो ये टॉपिक्स हैं, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें भाई, 4 टॉपिक्स गिन के बता दिए हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई जो है प्रॉब्लम आप लोगों को होने जा रही है। ठीक है, या प्रॉब्लम आप लोगों को होनी चाहिए। अच्छा जी, तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर अपना लेक्चर भी।
बेसिक तौर पे हम इस वक्त जो है कॉमन आयन इफेक्ट की बात करेंगे कि कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करने जा रहे हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट है क्या। हाँ जी, पीएच बफर सॉल्यूशन केएसपी और कॉमन आयन इफेक्ट भी तंजीहा ने बता दी है। बहुत ज़बरदस्त। सर जी सिलेबस समझ नहीं आ रहा, काइंडली बोर्ड पर लिख दें। चले भी सना के लिए हम बोर्ड पे भी लिख देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तंजिया ने बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर दिया कि हम क्या करने जा रहे हैं, यानी कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हमने पढ़ने। सो पीएच है, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो हमारे पास आ रही है वो केएसपी है। तीसरी चीज़ जो हमारे पास आ रही है वो कि हमारे पास क्या होगी भाई, पीएच केएसपी, और इसके बाद फिर हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट है जो भी हम डिस्क्राइब करेंगे। और जो लास्ट वन हमारे पास है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा भाई, अभी बफर सॉल्यूशन हमने पढ़ा था। ये चीज़ें हमने जो है वो शामिल की हैं, बफर सॉल्यूशन। तो ये चीज़ें हैं भाई आपके टेस्ट में। इसके अलावा कोई टेस्ट नहीं आएगा, मतलब कोई और चीज़ नहीं आएगी, कोई एक्स्ट्रा चीज़ आप लोगों से नहीं पूछी जाएगी कतन, ठीक है। स्टार्ट कर लें भी, सादिया कहती है भी स्टार्ट कर लें, काफ़ी टाइम आपने ज़ाया कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट, इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, वो हम डिस्क्राइब करते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब क्या है। और आज ही हमने कोशिश करनी है कि हम जो है नेक्स्ट चैप्टर भी आज ही स्टार्ट करेंगे। सो कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, देखो अगर लेट सपोज मेरे पास एक सॉल्वेंट है, ठीक है, उस सॉल्वेंट के अंदर मैंने कोई एक सॉल्ट इंट्रोड्यूस ऑलरेडी करवाया हुआ है, यानी कि सॉल्यूशन प्रिपेयर किया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया हुआ है। अब अगर उसके अंदर मैं एक और सॉल्ट की एडिशन करता हूं, और वो सॉल्ट क्या है, वो सेकंड सॉल्ट हमारे पास क्या होगा, सेकंड सॉल्ट हमारे पास कुछ इस तरह का हो कि जो पहले वाला सॉल्ट था उसमें से कोई ना कोई आयन उसका कॉमन हो उसके साथ, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जो उन सॉल्ट में से लेस सॉल्युबल सॉल्ट होगा सॉल्वेंट के अंदर, वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल प्रोवाइड करता हूं, इसकी बेसिक तौर पे कंप्लीट इसकी डेफिनेशन भी हमने देखनी है। इसके हम कुछ एग्जांपल्स के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि आज हमारे पास हो सके, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट की हम बात करने लगे। ठीक है, अब इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, हम ये बात कहते हैं, लेट सपोज मेरे पास जो है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl मौजूद है, NaCl, ठीक है जी, एक्वस सॉल्यूशन मेरे पास मौजूद है। और आप जानते हैं कि एक्वस फॉर्म के अंदर सोडियम क्लोराइड Na पॉजिटिव आयन में और Cl नेगेटिव आयन फॉर्म के अंदर मौजूद होता है, ठीक हो गया। अब अगर मैं इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या करता हूं, HCl की एडिशन भी कर देता हूं, ठीक है, क्या करता हूं मैं, HCl की भी एडिशन कर देता हूं। सो HCl की एडिशन से क्या होगा कि ये भी आयनाइज होगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास क्या बनेगा भाई, Cl नेगेटिव आयन प्रिपेयर होगा। तो आप देख सकते हैं इनमें, इन दोनों सॉल्ट्स की अगर आप बात करते हैं तो इनमें एक आयन एटलीस्ट कॉमन है, सेम है, ठीक है। सो हम कहते हैं कि कुछ इस तरह से हो, जब भी हम सॉल्यूशन फॉर्मेशन करें तो हम सेकेंडली तौर पे कोई ऐसा सोल्यूट ऐड करें जिसमें ऑलरेडी जो एक सोल्यूट था सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व फॉर्म के अंदर, ठीक है, उसमें, और जो सेकेंडली हमने ऐड किया इसमें और पिछले वाले सोल्यूट में कम से कम एक आयन कॉमन हो, ठीक है। तो होता यह है कि इनमें से जो लेस सॉल्युबल सॉल्ट होता है, ठीक है, इनसाइड द सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करता है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, वो डिक्रीज हो जाती है, सप्रेस हो जाती है, और वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है, ठीक है जी। सो NaCl क्या करेगा, ये जो है क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो हम ये बात जानते हैं कि HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और हम जानते हैं कि वो एसिड्स के जो बासानी H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकें इन वाटर, दे आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो ये क्या होंगे, फौरन से ये आयनाइज हो सकता है। तो इसकी चूंकि रेजोल्यूशन इनसाइड वाटर ज्यादा है एज कंपेयर टू NaCl, तो NaCl का ये जो प्रोसेस है ये रिवर्स बैक हो जाएगा, और जो अमाउंट हमारे पास NaCl की डिसॉल्व हुई थी इनसाइड द सॉल्यूशन, वो वापस रिवर्स बैक होते हुए क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगी, ठीक है। इसको हम कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। आपको समझ आ चुकी है यहां तक या नहीं समझ आई है भाई? आप लोगों ने क्या डिस्कशन स्टार्ट कर दी हुई है, क्या कर क्या रहे हो, कल क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आई। सुपर संडे में क्या हुआ था भैया? वैसे यहाँ पर डिस्कशन नहीं करनी है। एक तो ये कि कल आपने इवेंट नहीं जो है अटेंड किया, तो आपने अटेंड नहीं किया तो आपने इसको यहाँ डिस्कस नहीं करना, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि क्लास के अंदर कोई इस तरह की डिस्कशन जो है वो अलाउ नहीं है। अगर आप करते हैं तो फिर आप अपने लिए खुद खतरा मोल ले रहे हैं, आपको किसी वक्त भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। सो इफ वांट टू ब्लॉक, ठीक है, टू बी
ब्लॉक, ठीक है, तो आप उसमें कैरी करें, फिर हमारा जो सिस्टम यहाँ के है, ठीक है, वो आपको खुद रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल कतन जो है डिस्कशन इस बारे से नहीं करनी है, अगर करनी है तो फिर मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को पूरा पूरा टाइम दूं कि आप लोग जो है ना डिस्कशन कर लें, बाद में पढ़ लेंगे। कॉमन आयन किस के डायरेक्टली होता है, मतलब किसके डायरेक्टली, मतलब मैं आपसे ये बात कह रहा था, रिपीट कर देता हूं, कोई इश्यू नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब सिंपल तौर पे क्या होता है, एक मेरे पास सॉल्वेंट है, ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक बीकर मौजूद है, इस बीकर में मेरे पास ऑलरेडी जो है वो वाटर H2O मौजूद था, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, भाई पहले तो मैंने इसमें डाल दिया NaCl, जब ये इसमें गया तो ये आयनाइज होकर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन करेगा, ठीक हो गया। अब हम ये बात कहते हैं कि ऑलरेडी NaCl वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में था, NaCl का सॉल्यूशन इस वक्त बीकर के अंदर मौजूद है। अगर मैं सेकेंडली इसके अंदर HCl की भी एडिशन करता हूं तो HCl में क्या होता है, H पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन की ऑलरेडी जो है हम कहते हैं ना Cl नेगेटिव आयन बनता है। सो हम ये बात कहते हैं कि इसमें और पिछले वाला जो सॉल्ट था, ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक चीज कॉमन है, यानी Cl नेगेटिव आयन कॉमन है, ठीक है। तो होगा ये कि फिर कॉमन आयन इफेक्ट काज होगा। कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि देखो एक ही सॉल्वेंट है, उसमें हम दो सोल्यूट ऐड करना चाह रहे हैं, डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, सॉल्यूशन फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं। सो इनमें से जो लेस सॉल्युबल होगा इनसाइड सॉल्वेंट, ठीक है, वो वापस क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी सप्रेस कर जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि भी HCl जो है इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, जितनी अमाउंट में NaCl डिसॉल्व हुआ था सॉल्वेंट में, वापस क्रिस्टलाइज आउट होते हुए नीचे तह में बैठना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। समझ आ गई आप लोगों को? सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्रिस्टलाइज होगा और कौन सा पता चले? भाई देखो मैं आपको बता दूं कि फरियाल KSP से, हाँ बिल्कुल KSP से हमें पता चल सकता है, बिल्कुल सही कह रही हो, KSP से हमें पता चल सकता है कि किसकी सॉल्युबिलिटी इनसाइड वाटर ज्यादा होती है, किसकी सॉल्युबिलिटी इनसाइड वाटर या सॉल्वेंट किसी के जो है वो कम होती है, हम अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी जो है जहां तक बात है रेजोल्यूशन इनसाइड वाटर की, तो लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है, लेटेस्ट एनर्जी एक ये फैक्टर है और दूसरा KSP वैल्यू है। ये दो चीजें आपको बता सकती हैं कि कोई एक सॉल्ट जो है इनसाइड वाटर सॉल्युबल है या नहीं है, या मोर सॉल्युबल है या वो लेस सॉल्युबल है। इस बारे में हम इंफॉर्मेशन जो है वो इन दो फैक्टर्स से पता चला सकते हैं। सर एक बार फिर बता दें, नेटवर्क इशू था, मैंने बताया आपको, बताएं मुझे समझ आ चुकी है आप लोगों को, फिर हम MCQ की तरफ जाए ना। समझ आ गई आप लोगों को? कॉमन आयन इफेक्ट किस डायरेक्टली और इनवर्सली होता है, ये हमने देखना है अभी तक नहीं। अच्छा, सो मैं अभी बताता हूं आपको। देखो कॉमन आयन इफेक्ट का सिंपली मतलब समझ नहीं आई भी, हम क्यों समझ नहीं आनी चाहिए यार आपको। देखो मैं ये कह रहा हूं कि एक सॉल्वेंट ऑलरेडी हमारे पास बीकर में मौजूद है, इस बीकर के अंदर जो सॉल्वेंट था उसमें मैंने पहला एक सोल्यूट डाल दिया, ऐड कर दिया, ठीक है, NaCl डाल दिया, सोल्यूशन प्रिपेयर हो चुका है इसका, ठीक है भाई, हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ चुका है, एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास इसका आ चुका है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें सेकंड सोल्यूट की एडिशन करता हूं, और सेकंड सोल्यूट हमारे पास क्या है कि उसमें एटलीस्ट एक आयन कॉमन है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रीवियस वन, ठीक है। तो हम कहते हैं चूंकि ये सिमिलर है विद द फर्स्ट वन, ठीक है, तो क्या होगा कि इन सोल्यूट्स में से वो सोल्यूट जो कि लेस सॉल्युबल इनसाइड वाटर है, उसकी क्रिस्टलाइजेशन सप्रेस्ड हो जाएगी, वो क्या कहते हैं ना, उसकी क्रिस्टलाइजेशन रुक जाएगी और वो वापस क्रिस्टलाइज आउट होते हुए नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। इसे हम कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। अब अगर आप लोग इजाजत देते हैं तो हम इसकी 2-3 एग्जांपल कर लेते हैं MCQs की फॉर्म के अंदर, और अगर आप MCQs की फॉर्म में इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरीके का MCQ बनता है। लेटेस्ट एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड विद सॉल्युबिलिटी, मोर द लेटेस्ट एनर्जी लेस विल बी सॉल्युबिलिटी। बिल्कुल सही कहा आपने दुआ, ये एग्जैक्टली तौर पे बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ठीक है। बाकी कॉमन आयन इफेक्ट जो है उसका हम रिलेशन नहीं बना सकते किसी चीज के साथ, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट एक हम कहते हैं कि दो सोल्यूट्स के वजह से, यानी कि हम कहते हैं ना कि एक ही सॉल्वेंट में जब दो सोल्यूट ऐड करते हैं एट अ टाइम तो उस वजह से आता है, ठीक है। सो कॉमन आयन इफेक्ट को हम रिलेट नहीं कर सकते। अब हम MCQ की तरफ मूव करेंगे, मैं इसको रिमूव कर दूं भाई, हमाद जल्दी से बताना है आपने। क्लोरीन लेस सॉल्युबल है? नहीं आमना, क्लोरीन लेस सॉल्युबल नहीं है, NaCl लेस सॉल्युबल है, ठीक है। हम इंडिविजुअल सॉल्ट की बात करते हैं, सोल्यूट की बात करते हैं, एक आयन की बात नहीं करते। ये दोनों आयन्स दोनों के अंदर सॉल्ट के अंदर मौजूद थे, ठीक है, हम ओवरऑल सॉल्ट की बात कर रहे हैं। सुनहरा सर डेंसिटी NaCl की ज्यादा होगी। देखो डेंसिटी से हमें कोई फर्क नहीं है ना, हमें उससे कुछ करना नहीं, लेना देना नहीं। हमारे जो मेन फैक्टर है वो सॉल्युबिलिटी है कि ये सॉल्युबल ज्यादा है वाटर में या ये सॉल्युबल ज्यादा है, ठीक है। इस बात की हम बात करते हैं, ठीक है।
सो आगे चलें, हम नेक्स्ट मूव कर लें। भी एमसीक्यू की बात करते हैं कि एमसीक्यू में आप लोगों को लिख के देता हूं, उसको आप जो है सॉल्व करके बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, और उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट चैप्टर जो है वो भी स्टार्ट करना है। लेटेस्ट एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। मैं आपको जरा थोड़ा सा बता दूं, दुआ आपने शायद पढ़ा होगा, जब आपने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था तो हमने लेटेस्ट एनर्जी और उस पर डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो देखे थे। ये बात जरूर आप देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जितना ज्यादा हमारे पास दो आयंस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, क्योंकि आप जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एनाइंस एंड केटाइंस, ठीक है, और एनाइंस और केटाइंस के दरमियान लेटेस्ट जो है वो कहते हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, आयनिक बॉन्ड डेवलप होता है, और आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ही बेसिक तौर पे लेटेस्ट एनर्जी को जो है वो शो कर रही होती है, ठीक है। जितना स्मॉलर साइज होगा केटाइन का और एनाइन का, उतनी ही लेटेस्ट एनर्जी ग्रेटर होगी, और अगर आप एक केटाइन को कांस्टेंट करते हुए एनाइन का साइज बढ़ा रहे हो तो लेटेस्ट एनर्जी कम होगी। आपने पढ़े में सारे फैक्टर्स, ठीक है जी। सर बॉटम में Cl नेगेटिव बैठेगा नहीं, NaCl इंडिविजुअली सारा के सारा बैठेगा, मुझे अभी भी समझ नहीं आई भी। ओरिबा आपने ये पढ़ा नहीं हुआ टॉपिक फर्स्ट ईयर के, सॉरी बल्कि फर्स्ट ईयर के अंदर ही पढ़ा होगा FSC के अंदर, कि जिसमें आप कहते हो कि एक सोल्यूशन बना हुआ हो एक्वस का, उसमें आप सेकंड सॉल्वेंट की सोल्यूट की एडिशन करते हो, और वो सेकंड सोल्यूट ऐसा होना चाहिए कि जो पहला सोल्यूट था उसमें कोई ना कोई एक कॉमन आयन हो, तो जो इन दोनों में से सोल्यूट में से वो सोल्यूट जिसकी सॉल्युबिलिटी इनसाइड सॉल्वेंट कम हो तो वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है। NaCl की प्योरिफिकेशन इसी से हम करते हैं। सर आज का टेस्ट का सिलेबस बता दें। हमने बताया था, मैंने शुरू में बता दिया था कि KSP, इसके अलावा हमने कहा था बफर सॉल्यूशन, कॉमन आयन इफेक्ट, और उसके अलावा हमने कहा था कि हमारे पास पीएच, ये 4 टॉपिक इसके आज के टेस्ट में इंक्लूडेड हैं, ठीक है। स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आपने जरा इसको देखना है। अच्छा जी, देखें, what solute will suppress कर लें इसको, the solubility of H2S। अब इसमें ए ऑप्शन आपके पास क्या है, फर्स्ट वन हमारे पास क्या होगा, इट्स HCl। सेकेंड वन हमारे पास है इट्स H2SO4। थर्ड वन हमारे पास है इट्स HBr, एंड द D1 इज बोथ A and B। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं कि कौन सा ऐसा पॉइंट आपको दिखता है कि जो H2S की जो सॉलिबिलिटी इनसाइड वाटर है इसको सप्रेस कर देगा। सर वो मैं इनऑर्गेनिक पढ़ रही हूं आजकल, इसलिए लेटेस्ट एनर्जी का पूछा था, ठीक है। दुआ कोई बात नहीं, कॉमन होगा लाइक क्लोरीन, वो कहां जाएगा। देखो आमना, जहां तक क्लोरीन की बात है ना, तो क्लोरीन वापस सोडियम से मिलने के बाद रिवर्स बैक करेगा रिएक्शन को और NaCl सॉलिड फॉर्म में बैठना शुरू हो जाएगा, ये हम बात कर रहे थे। इंडिविजुअल आयन वापस जो है क्रिस्टलाइज आउट नहीं होता, वापस से आयंस मिलने के बाद जो हमारा इनिशियल सोल्यूट था उसको बनाते हैं, उसको वापस जो है डेवलप करते हैं, ठीक है। मुझे बताएं कि इसका राइट ऑप्शन आपको क्या दिखता है, क्या हो सकता है इसका राइट ऑप्शन, ठीक है। जल्दी से आपने मुझे बताना है, इसमें बड़े फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सर बहुत गलत बात है, भी तहसीन बताएं तो सही, क्या गलत बात कह रहे हैं, मुझे बताएंगे तो कुछ समझ आने वाली है ना। सर ये ज़रूरी है तो नहीं है, सिर्फ नेगेटिव आयन ही कॉमन हो लाजमी नहीं है यार, पॉजिटिव आयन भी कॉमन हो सकता है। जो इस वक्त आप एग्जांपल देख रही हैं ना अपनी जो है स्क्रीन पर सारा, इसमें H पॉजिटिव आयन कॉमन है, Cl नेगेटिव आयन कॉमन नहीं बल्कि पॉजिटिव आयन कॉमन है। बताएं जल्दी से इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी बताना है आप लोगों ने, जल्दी जल्दी बताना है आप लोगों ने। और मैं आपको बताऊं कि अब तक जिन्होंने आंसर दिया है, जिन लोगों ने अभी तक आंसर दिया है, उनमें से ज्यादातर जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। ज्यादातर का आंसर गलत है, जितने भी आंसर दे रहे हैं ना इस पर, मुझे दिख रहा है यहाँ पर, वो ज्यादातर उनका आंसर रॉन्ग है। आपने बिल्कुल सही है, अब ठीक आना शुरू हो चुके हैं, अब आंसर ठीक आना शुरू हो चुके हैं। इसका बेसिक के तौर पे आंसर जो है ना ये डी है। देखो आपको मैं बता दूं, H2S एसिड, HCl एसिड,
H2SO4 एसिड, ठीक है। HBr इज नॉट एसिड, हम इसको एसिड कंसीडर करते हैं, मतलब है ये, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं, मैं इस कंपेटिशन में लेकर ही नहीं आऊंगा उसको, ठीक है। अब यहां पर क्या था, बी वाले गलत हैं सर, हाँ बी वाले भी, ए वाले भी गलत हैं, डी इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन बनता है। उसकी रीजन पता है क्या है, देखो मैं आपको बताऊं, आप ही बात जानते हो कि जब भी आप बात करते हो ना किसी चीज की सॉलिबिलिटी की बात करते हो इनसाइड वाटर, एसिड की सॉलिबिलिटी इनसाइड वाटर बात करते हो, तो सॉलिबिलिटी ऑफ एन एसिड इन सॉल्वेंट इन वाटर, ठीक है, ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ठीक है। H2S की बात करते हैं, नहीं इनको मैं अगर जो है वो क्या करता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के लिहाज से अगर मैं करेक्टराइज करूं तो कैसे करूंगा, H2SO4 इज मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू HCl, ठीक है, विच इज मच स्ट्रॉन्गर वी कैन से एज कंपेयर टू H2S। इट मींस के H2S की निस्बत ये दोनों के दोनों एसिड स्ट्रॉन्ग है, सो इट मींस के अगर H2S ऑलरेडी वाटर के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में था, इनमें से मैं कोई भी चीज डाल दूं तो H2S जो है वापस डिक्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा, उसकी सॉलिबिलिटी सप्रेस कर जाएगी। देख लो H2S ने क्या करना है, H2S ने डिसॉल्व होने के बाद टू H पॉजिटिव बनाने हैं, S-2 बनाना है। H2SO4 ने क्या करना है, H2SO4 ने भी यही काम करना है, उसने भी जो है वाटर में जाने के बाद टू H पॉजिटिव और SO4-2 बनाना है। इस तरीके से HCl की बात कर लेते हैं, वो ये करता है, वो भी यही करता है कि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाता है। अब यहां देख सकते हैं आप लोग के सारे जो है ना एसिड्स, वो कॉमन क्या बना रहे हैं, H पॉजिटिव आयन बना रहे हैं, एनायन नहीं सेम, केटायन सेम है। सो लाजमी नहीं है कि एनायन ही सेम हो, केटायन भी सेम हो सकता है। लेकिन सर जी डी कैसे हुआ, ये तो बताया था सना मैं आपको कि अगर आप इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करो तो H2SO4 is much more stronger as compared to H2S, ठीक है, and even HCl also stronger as compared to H2S, so they both can replace, ठीक है, the H2S inside solution, और H2S इन दोनों की एडिशन से सप्रेस हो जाएगा, इसकी सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है भाई। सो नेक्स्ट चलें आगे, एक और क्वेश्चन करें। बिल्कुल एसिड है आमना, बिल्कुल एसिड है, मैंने आपको बताया था कि ये भी एक एसिड है, लेकिन इसकी जो है अगर हम बात करते हैं ना स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की बात करते हैं तो ये बहुत कम है, ठीक है। सो इसलिए मैं उसको इस कैटेगरी में ला नहीं रहा हूं, ठीक है जी। सो इन दोनों की बात कर रहा हूं, इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ H2S से ज्यादा होती है। सो इसको रेस कर लें, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली रिलेटेड टू सॉलिबिलिटी के साथ क्या, बिल्कुल एग्जैक्टली ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड मोर विल बी इट्स सॉल्युबल इनसाइड वाटर। सर्टी HCl H2SO4 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो हम कंपैरेटिवली बात करें तो हम स्ट्रॉन्ग मतलब H2SO4 को किंग ऑफ एसिड्स का नाम देते हैं, आपको पता है इस बात का, ठीक है। सर HBr भी तो एसिड है, बिल्कुल ये करेगा, लेकिन हम ये कहते हैं कंपैरेटिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, कंपैरेटिवली तौर पे उसकी स्ट्रेंथ वीकर है, इसलिए हम कहते हैं कि डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। एक और क्वेश्चन कर लें जल्दी से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सर, लेकिन मैंने तो सॉल्ट लिए हैं थे, मैं समझ नहीं ये साथ क्या कह रहे हैं आप, इस वक्त क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और वो क्वेश्चन हमारे पास क्या हो सकता है, विच आयन या आप यहां पर थोड़ा सा स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर लें, बाय द एडिशन ऑफ which ion the solubility of ammonium hydroxide, the solubility of ammonium hydroxide will suppressed, ए ऑप्शन आपके पास है भाई Cl नेगेटिव, दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है भाई NH4 पॉजिटिव, तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है भाई H पॉजिटिव, और डी ऑप्शन हो सकता है भी आपके पास बोथ
बी एंड सी। अब बताएं कि इसमें क्या ऑप्शन आपको ठीक दिखेगा, यानी आपने किस हवाले से बात करनी है। बफर इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आइन, कह सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। साथ समहाउ वो सप्रेस करता है, लेकिन इतना भी नहीं हम उसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते इनके साथ। नहीं है, बिल्कुल डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते, जरूरी भी नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हो सर जी। प्लीज आप जो पढ़ाते हैं उनकी काइंडली वर्कशीट अपलोड कर दिया करें। सना मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि आप लोगों के पास ना चैप्टर नंबर 8 जिस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके जो शुरू के टॉपिक्स कहाँ तक हमने वर्कशीट अपलोड की हुई भाई। मैंने आप लोगों के लिए जो वर्कशीट अपलोड की हुई है, मेरे ख्याल से मैंने उसमें जो रिसेंटली हमने जो टेस्ट लिया था ना लास्ट वाला, जो आपका FLP टेस्ट था, उसके सिलेबस ऑलरेडी मैंने उसकी जो है वर्कशीट अपलोड की हुई है। उससे नेक्स्ट वाले की वर्कशीट आज मैंने कल अपलोड करनी थी, लेकिन आपको बताया ना कि मैंने कम्मा हो गया हूं, सो आज लाजमी करूंगा, ठीक है। मुझे बताएं यहां तक ठीक है। क्वेश्चन था यहाँ पे HBr कैसे वीक है, सना कह रही है भाई वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की हम बात करते हैं तो कहते हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन कि हाउ इजीली एन एसिड कैन डोनेट प्रोटॉन, वो कितनी आसानी से डोनेट कर सकते हैं। तो HBr की स्ट्रेंथ इस वजह से जो है वो कम है। इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताना है आप लोगों ने, इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी, लोरी ब्रॉन्स्टेड तक मैंने की हुई है, फीरा कह रही है, बिल्कुल सही है। सो इसका जो राइट ऑप्शन है ना वो NH3 है। अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हो, सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH जो है, ठीक है, इट विल डिकम्पोज इनटू NH4 प्लस एंड OH नेगेटिव, ठीक है। यहां H पॉजिटिव बनता नहीं है। अगर H पॉजिटिव बनता होता तो फिर हम कह सकते थे बोथ B एंड C, यहां H पॉजिटिव बनेगा नहीं, ठीक है। सो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको अमोनियम आयन जनरेट करना पड़ेगा। और अमोनियम आयन आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड को इस्तेमाल करते हुए, कि अगर आप इसको भी ले लेते हैं, इसको भी आप ऐड कर देते हैं इसके अंदर, सो इट विल क्रिएट जनरेट NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये बनाएगा, ठीक है। इसके थ्रू हमारे पास फाइनली जो है होता है, ठीक है सर। बट नॉट फुली कंफर्म, क्या सना, क्या कंफर्म नहीं है आपको भाई? यहाँ तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम अगर आप लोगों को है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम जो है आगे मूव करेंगे और हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। हाँ बताएं, यहां तक ठीक ठीक हो चुका है, आप लोगों को समझ आ चुकी है? अगर ये समझ आ चुकी है तो हम आज अपना फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है वो उसका स्टार्ट ले लेते हैं। रिएक्शन ऑफ काइनेटिक्स, रिएक्शन काइनेटिक्स की हम बात करेंगे सर जी। वंस मोर MCQ, अच्छा एक और MCQ चाहते हैं भी आप लोग करें या काफी है? अगर आप लोग कहते हैं तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि चैप्टर नंबर हमारे पास आ जाएगा, हमारे जो UHS सिलेबस का हिस्सा है उसका चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। उसको हम इस वक्त स्टार्ट करेंगे और वो है रिएक्शन काइनेटिक्स, ठीक है जी। रिएक्शन काइनेटिक्स की बात करेंगे, चलिए ये चीजें क्लियर हो चुकी है। सो इस तरह के MCQs, स्टार्ट के MCQs जो हैं वो इस टॉपिक में से बनते हैं, आपने इसको जरूर करना है। फिर से दोहराता चलूं कि मेरे जिम्मे जो है समझ नहीं आया बी कैसे। अच्छा यार, इसमें तो बड़ा सिंपल सा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आप आयनाइज करते हो, ये बनता है NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब अगर आपने जो है इसकी क्रिस्टलाइजेशन को मतलब रिवर्स करना है, रिमूव करना है, ठीक है, इसको अपने जो है सोल्यूशन में से, तो आप ये कहते हैं कि भी आप अमोनियम आयन जो है वो मजीद ऐड कर दें। और अमोनियम आयन कैसे ऐड करेंगे कि भी आप अमोनियम क्लोराइड की एडिशन कर दें। तो इसमें क्या बड़ी बात है, एक और फिर न्यू चैप्टर। चलें एक और चाहते हैं आप लोग जो है, एक और MCQ चाहते हैं तो एक और MCQ हम कर लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। सो एक और MCQ हम कर लेते हैं। हमारा जो पार्ट 1 का सिलेबस है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम की तरफ चल रहा है, ठीक है, गामजन है, और हम जल्द ही जो है इसको ख़त्म करके पार्ट 2 के सिलेबस में चले जाएंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, एक MCQ फिर से जनरेट कर लेते हैं सर। बिफोर मूविंग द नेक्स्ट चैप्टर, वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, देख लें प्लीज़। अभी कौन सी वर्कशीट का है, एक तो नूर आपने बताया नहीं, चैप्टर क्या है, नेक्स्ट चैप्टर वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 5 देख लें प्लीज़। अच्छा, अभी क्वेश्चन नहीं बताया ना आपने कि कौन सा क्वेश्चन आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 5 तो आपने बता दी, बल्कि वर्कशीट कौन सी देखनी है तो वो भी आपने नहीं बताया, ठीक है। सो यार इस तरह करते हैं,
मैं अपने एंड पर जो है ना क्या कहते हैं ना भाई काम रखता जा रहा हूँ, ठीक है, रखता जा रहा हूँ, आप लोगों से जो है वो प्रॉमिस करता जा रहा हूँ, ठीक है। हम ऐसे कर लेते हैं यार, फिर हम एक जो संडे का इवेंट होता है ना, ठीक है, उसके साथ साथ एक मेकअप क्लास संडे वाले दिन रख लेते हैं जिसमें हम सिर्फ डिस्कशन कर लेंगे। क्या कहते हैं आप लोग, उसमें डिस्कशन कर लें? या संडे वाले दिन नहीं तो हम किसी और दिन जो 3 से 4 आपकी क्लास फ्री होती है उसमें हम कुछ ना कुछ कर लें, ठीक है। अगर आप लोग कहते हैं, क्योंकि पता है क्या मसला है, एमडी कैट नवंबर में है एग्जैक्टली, मुझे पता है इस बारे में कि काफ़ी लेट इस दफ़ा होगा। सो अगर आप लोग अलाउ करते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, बल्कि एमसीक्यू करते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। आप लोग जब तक ये देखिएगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, जब तक मैं एक एमसीक्यू स्टेटमेंट आप लोगों के लिए राइट करता हूँ। व्हाट, ठीक है जी। If we have aqueous solution of KCl, then what will happen if we add PbCl2 in it? ए हमारे पास है फर्स्ट वन, KCl will crystallize out बी ऑप्शन हमारे पास है नो इफेक्ट सी ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे थोड़ा सा इसको ना मैं क्योंकि ये ऑप्शन फिर गड़बड़ हो जाएगी, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिमॉडिफाई कर लेते हैं। हम यहाँ पे कर लेते हैं कि नो इफेक्ट ऑन KCl, बी सी हमारे पास हैं बोथ will dissolve in equal amount और डी हमारे पास है नन। इसका ऑप्शन बता दें क्या हो सकता है जल्दी से, जब तक मैं आप लोगों के कमेंट्स देख लेता हूं। सर वाकई नवंबर में है एमडी कैट? नहीं, इस बारे में कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेट, मतलब कि अक्टूबर तक जा सकता है, ये सितंबर की लास्ट या अक्टूबर तक जा सकता है। नवंबर का मैं कंफर्म नहीं करूंगा आप लोगों को, इतना लेट भी नहीं हो सकता अभी। अब बताएं कि यहां तक ये इस कंफ्यूजन में, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाँ जी भाई, टायर्ड लग रहा हूँ, ओह नो। इसका आंसर बता दें जल्दी से, शाबाश। दरफशान तो बता चुकी हैं, बाकी लोग भी बता दें। इसका आंसर आपने बताना है कि क्या होगा इसका पॉसिबल ऑप्शन। जी जल्दी से बताएं इसका आंसर। अगर आपने जो भी लेटेस्ट हमने टॉपिक पढ़ा था स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स वाला, ठीक है, जिसमें कि आपने पढ़ा था कि कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं कि जो क्या होते हैं, लेस सॉल्युबल इनसाइड वाटर होते हैं। अगर आपको वो टॉपिक समझ आती हो या आपके जहन में हो तो फिर हम जो है ना मतलब देखेंगे कि ये हमारे पास इसका आंसर आपको मिल सकता है। HCl इज नॉट वीक इलेक्ट्रोलाइट भी, ये बिल्कुल वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं, इट्स स्ट्रॉन्ग एसिड
और ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। इसका आंसर पता है क्या बनता है? इसका आंसर बी बनता है। आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। देखो मैं आपको बताता हूँ, शायद आप लोग ये बात पढ़ते हो, आपने कॉन्सेप्ट अभी जो है पढ़ा, ठीक है, अभी आपने कॉन्सेप्ट देखा कि जब भी हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन मौजूद हो, किसी एक सॉल्ट को हमने ऑलरेडी डिसॉल्व किया हो इनसाइड वाटर और उसका एक एक्वस सॉल्यूशन हो, उसमें अगर हम सेकंड सॉल्यूट की एडिशन करें तो यहाँ पर क्या होता है कि एक जो है ना वो क्या कहते हैं, मुकाबला चलता है कि इन दोनों सॉल्यूट में से कौन सा मोर सॉलेबल है इनसाइड सॉल्वेंट और कौन सा लेस सॉलेबल है। तो अगर हम केसीएल की बात करते हैं ना, इनसाइड वाटर इट इज मोर सॉलेबल, ठीक है। और जबकि आप अगर बात करते हो PbCl2 की, तो हमने ये बात पढ़ी हुई है कि PbCl2 जो है ये तो है ही स्पेरेंटली सॉलेबल सॉल्ट, लेस सॉलेबल है, बहुत कम सॉलेबल है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक्वस सॉल्यूशन KCl का मौजूद हो तो आप PbCl2 डाल भी दोगे, वो तो डिसॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि इसकी सॉलेबिलिटी तो कम है एज कंपेयर टू KCl, तो ये तो कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन KCl। समझ आ गई आप लोगों को? तो क्रिस्टलाइज नहीं हो सकता ना सर जी, बिल्कुल नहीं क्रिस्टलाइज आउट हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप जब भी बात करते हो ना, एक एक्वस सॉल्यूशन आपके पास मौजूद है एक सॉल्ट का, आप उसमें एक और सॉल्यूट की एडिशन करने जा रहे हो जो कि सेम कॉमन आयन जो है वो कैरी कर रहा है, सेम नंबर ऑफ आयंस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव में से कोई एक आयन सेम कैरी कर रहा है विद द फर्स्ट वन, ठीक है। तो उसमें आप ये बात देखते हो कि दोनों में कंपैरेटिव जायजा होता है कि कौन सा मोर सॉलेबल है, कौन सा लेस सॉलेबल है। सो ये तो ऑलरेडी लेस सॉलेबल था, तो ये क्यों क्रिस्टलाइज आउट करेगा किसको भी, उसको जो ऊपर वाला मौजूद है, ठीक है जी। एग्जैक्टली ठीक हो गया, सही है। समझ आ गई आप लोगों को? तो ये चीजें देखना पड़ती हैं भाई, पिछला कॉन्सेप्ट, तमाम कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना पड़ता है। आप लोग एक चीज करते हो, एक टॉपिक के ऊपर चल रहे होते हो, सो जो उसमें पढ़ लिया उसको एग्जैक्टली उसको जो है वो क्या कहते हैं अप्लाई कर रहे होते हैं हर एक क्वेश्चन के ऊपर, और ऐसा नहीं होता। आपने बाकी चीजों को, बाकी फैक्टर्स को भी काउंट करना होता है। सर बी कैसे हुआ, रिपीट कर दें। देखो मैंने आपको बताया कि अगर आपने पिछला टॉपिक पढ़ा था कि PbCl2 इज स्पेरेंटली सॉलेबल सॉल्ट्स, इसकी रेजोल्यूशन इनसाइड वाटर कम होती है, ठीक है। तो अगर इसकी सॉलिबिलिटी इनसाइड वाटर कम है तो ये कैसे KCl को जो है वो क्रिस्टलाइज आउट कर सकता है, क्योंकि इट इज मोर सॉलेबल देन PbCl2। सो अगर ये ऑलरेडी सॉल्यूशन फॉर्म में है, इसको आप डाल भी देंगे तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। दूसरा ये कि कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगा KCl की सॉलिबिलिटी के ऊपर, ठीक है जी। समझ आ गई आप लोगों को? सर ये तो समझ नहीं आ रही कि पता कैसे चलेगा। देखो आपको पता होना चाहिए, आपने जो है इतने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, इवन के स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट पढ़ लिया है, और जो मैंने एग्जांपल यहां से आपके लिए जो ली थी, ठीक है, वो भी उसी टॉपिक में जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं सॉल्ट्स की बात की थी, ठीक है। ये मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप लोगों को हर एक सॉल्ट के बारे में पता होगा कि भाई कौन सा मोर सॉल्युबल है, कौन सा लेस सॉल्युबल है, लेकिन जो आपकी बुक में मेंशन्ड है, टॉपिक में मेंशन्ड है, ठीक है, कम से कम उनकी नेचर के बारे में जरूर अंदाजा आपको होना चाहिए। PbCl2 का मैंने आपको जो है वहां पर एक्सप्लेन भी किया था, इवन इसी एग्जांपल को लेते हुए हमने KSP एक्सप्रेशन पे राज किया था, आपको अगर याद हो तो, ठीक है। सो इसको हमने डिस्कस किया हुआ, आप कैसे भूल सकते हैं इसको, ठीक है। सर मोर सॉलेबल और लेस सॉलेबल मिक्स नहीं होंगे भाई, मोर सॉलेबल और लेस सॉलेबल में मोर सॉलेबल डिसॉल्व फॉर्म में रहेगा, लेस सॉलेबल मिक्स नहीं होगा, डिसॉल्व भी नहीं होगा वो, ठीक है। सो कॉमन आयन इफेक्ट तो है, फिर किस पे तो इफेक्ट होगा? देखो मैं बताऊं कामिल, बिल्कुल सही कह रहे हो कि कॉमन आयन है इफेक्ट, ठीक है, इनका इसका और इसका आयन बिल्कुल सेम होगा, लेकिन वो तब होता है कि अगर ये डिसॉल्व हो जाता, अगर ये आयनाइज हो जाता, इसमें आयनाइजेशन एबिलिटी ही एज कंपेयर टू KCl कम इनसाइड वाटर, तो ये कैसे आयनाइज होगा? अगर ये आयनाइज नहीं होता तो KCl को कैसे ये सप्रेस करेगा? ये मसला है ना, ठीक है। कॉमन आयन बिल्कुल सही कह रहे हैं फातिमा है। अब समझ आ गई आप लोगों को, नहीं समझ आई है? रीजन समझ आ गई आप लोगों को? क्लियर हो चुका है आप लोगों को यहां तक? अब नेक्स्ट जो टॉपिक है या जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर सकते हैं हम। कॉमन आयन इफेक्ट है, ये बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि इनके अंदर आयन सिमिलर काइंड के हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम के वो तब काज होगा कि जब ये भी आयनाइज हो, इसकी तो सॉलिबिलिटी इनसाइड वाटर ही बहुत कम है। चलें भी आगे, नेक्स्ट मूव कर लें। चैप्टर नंबर हम जो है आपके UHS सिलेबस का 8 स्टार्ट कर रहे हैं, और आपकी पार्ट 1 बुक का लास्ट चैप्टर जो कि 11 चैप्टर है, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस पर, ठीक है। सो अल्लाह का नाम लेके जो है उसकी तरफ करते हैं। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है चैप्टर, अच्छा भी नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन काइनेटिक्स। हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पार्ट 1 बुक,
और ये आपके सिलेबस का यानी यूएचएस सिलेबस का चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है, जो कि आप लोग देखते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स। देखो रिएक्शन काइनेटिक्स पे बेसिकली तौर पे जो हमने चीज देखनी है ना वो स्पीड ऑफ फ्रैक्शन यानी जिसको हम रेट ऑफ फ्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है, ये बेसिक तौर पे हमारा मेन फोकस रहेगा, फोकस पॉइंट रहेगा। सर हम सिलेबस में काफी पीछे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं फायदा मानता हूँ इस बात को, मैं बहुत जो है ना वो स्लो रफ्तार हो चुका हूँ। मेरी स्पीड शुरू में बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब वो जाके ना स्पीड थोड़ी सी डिक्लाइन हुआ है उसके अंदर, तो हम कर लेंगे, बेफिक्र है, वो हम कर लेंगे इंशाल्लाह। जो है आप लोगों का सिलेबस जो है वो राइट टाइम के पर और एग्जैक्ट टाइम पे जो कि हमने डिसाइड किया हुआ है उस पर हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। सो रिएक्शन काइनेटिक्स की बात कर लेते हैं। और रिएक्शन काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज रिएक्शन काइनेटिक्स, इसका पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम आगे मूव कर सकेंगे। होता क्या है, ये टर्म है क्या, इससे मुतालिक हमें जो है कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए, ठीक है। रिएक्शन काइनेटिक्स में जो चीज हम डिस्कस करते हैं वो क्या है, हम इसमें डिस्कस करते हैं किस हवाले से कि कोई एक रिएक्शन अगर हम करवा रहे हैं, दो चीजों को अगर हम आपस में मिला रहे हैं जिनके थ्रू हम अपना फाइनल प्रोडक्ट, डिजायर्ड प्रोडक्ट गेट करना चाहते हैं, ठीक है। सो फिर वो जो रिएक्टेंट्स हैं वो कितना टाइम लेगा, ठीक है, अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्जन के अंदर जो है कितना टाइम कंज्यूम होगा, कितना टाइम लगेगा, ठीक है, इसको हम रिएक्शन काइनेटिक्स का नाम देते हैं, ठीक है। हम सिंपल लिख लेते हैं यहां पर या रेट ऑफ फ्रिक्शन की हम सिंपल बात कर लेते हैं। रेट ऑफ फ्रिक्शन का सिंपली मतलब क्या होता है, क्योंकि रेट ऑफ फ्रिक्शन को ही हमने इस वक्त डिस्क्राइब करना है। द टाइम टेकन बाय reactants to convert into product is called rate of reaction, ठीक है। ये रेट ऑफ फ्रैक्शन जो है इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। और रेट ऑफ फ्रैक्शन के ऊपर हम जानते हैं कि बहुत सी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं, यानी कि रेट ऑफ फ्रैक्शन के हवाले से हम जब रेट इक्वेशन डिराइव करेंगे, रेट इक्वेशन को मेंशन करेंगे, सो वो जो रेट इक्वेशन है, ठीक है, उस पे हम ये बात कहते हैं कि हमारी जो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन है डिपेंड करता है, किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डिपेंड कर रही होती है, ठीक है जी। सो ये तमाम फैक्टर्स यानी तमाम चीजें इसी रेट ऑफ फ्रैक्शन के ऊपर, इसी रेट ऑफ फ्रैक्शन की जो रेट इक्वेशन होती है, ठीक है, इस पे ही डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक हो गया। अब जहां तक हमारे पास केमिकल रिएक्शंस की बात है, ठीक है, सो बहुत से रिएक्शंस जो हम करवा रहे होते हैं, ठीक है, हमारे नेचर में जो हो रहे होते हैं या हम इंडस्ट्री तौर पे खुद से करवा रहे होते हैं, वो कुछ रिएक्शंस जो हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, कुछ रिएक्शंस जो हैं वो उनकी स्पीड बहुत स्लो होती है, ठीक है, कुछ मॉडरेट रेट के ऊपर जो है वो मूव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं किस चीज की भी, अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को रेड करवाते हैं विद NaCl, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम रेड करवाते हैं, AgNO3 को रेड करवाते हैं विद NaCl, सो इससे फाइनली तौर पे जो हमारे पास चीज बनती है वो सिल्वर क्लोराइड बनता है, AgCl बनता है, और साथ में हमारे पास सोडियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन होती है। ये एक बहुत फास्ट रिएक्शन है, ठीक है, इसकी स्पीड ऑफ फ्रिक्शन काफी ज्यादा है, हम क्विकली तौर पे इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसकी मैं आपको सिंपल जो है एप्लीकेशन बताऊं, मैंने जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिसमें कि मेडिसिन बनती हैं, ठीक है, आप जानते हो शायद उस बारे में, उसमें मैंने ना कुछ दिन एज अ QA एंड QC ऑफिसर इंटर्नशिप की थी, ठीक है, और उसमें मेरे कुछ मेडिसिन के टेस्ट वगैरह किए थे। और उसमें इनिशियली तौर पे जब आप कोई मेडिसिन प्रिपेयर करने जा रहे होते हो तो उसके लिए आप लिक्विड का इस्तेमाल करते हो, नीचे सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हो, मोस्टली तौर पे वो वाटर भी होता है। सो वाटर के हवाले से देखना होता है कि वो डी आयनाइज है या नहीं है। अब डी आयनाइज का सिंपली मतलब क्या होता है कि क्या वो आयंस फ्री वाटर है या नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं टैप वाटर जो हमारा सिंपल होता है ना, उसमें बहुत से आयंस मौजूद होते हैं, ठीक है, बहुत से आयंस होते हैं, जैसे कि क्लोराइड आयन वहां पर उसके अंदर होता है, ठीक है। क्लोराइड आयन की प्रेजेंस को बताने के लिए, यानी कि उसको जज करने के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते थे। एक टेस्ट ट्यूब में हमने लिया सिंपल वाटर, ठीक है, या बीकर में हमने सिंपल वाटर ले लिया जो हमारे पास टेस्टिंग के लिए आया होता था, ठीक है, उसमें थोड़ी सी अमाउंट के अंदर हम सिल्वर नाइट्रेट डालते थे, जैसे ही डालते थे व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन जाते थे, ठीक है, जो इस बात की इंडिकेशन होती थी कि हमारे पास जो वाटर हमने लिया हुआ है, जो क्लेम हम कर रहे हैं कि जो डी आयनाइज है उसमें समहाउ कुछ ना कुछ अमाउंट में क्लोराइड आयंस मौजूद
मौजूद हैं जो कि बाद में जाकर सिल्वर क्लोराइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं और सिल्वर क्लोराइड व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। सो ये बहुत क्विक प्रोसेस है, ये क्विक वे है कि जिसके थ्रू आप लोग जो है टेस्टिंग कर सकते हो कि आपके पास जो वाटर मौजूद है उसमें क्लोराइड आयन मौजूद है या वो नहीं है, यानी कि उसमें आयंस हैं या नहीं है। ठीक हो गया। सो ये बात क्विक वे प्रोसेस है। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि इस चीज की भी रस्टिंग ऑफ आयरन की, आप जानते हैं कि भी हमारे पास एग्जांपल है। ठीक है जी, हम आयरन की बात करते हैं उसमें कोरोजन के अमल की बात कर रहे होते हैं। ठीक है। सो ये प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस है और आप जानते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर, ठीक है, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमारे पास होता है। ठीक है। हमारे पास क्या होता है भाई, हमारा जो आयरन है, ठीक है, वो कन्वर्ट करता है अपने आप को आयरन ऑक्साइड में, यानी Fe2O3.3H2O इसमें कन्वर्ट करेगा अपने आप को। ठीक है। सो ये सिंपल जो रिएक्शन हमें दिख रहा है ये बहुत टाइम टेकन रिएक्शन है। ठीक है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा टाइम रिक्वायर करता है, जिसमें कि हमें काफ़ी टाइम चाहिए होता है किसी एक आयरन को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, रस्टिंग को कंप्लीट करने के लिए। ठीक हो गया। सो ये समझ आ गया आप लोगों को। रिएक्शन समझ नहीं आया भाई सना, आपने रिएक्शन की जहां तक बात है तो उसको जस्ट आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे कोट किया था कि कौन से रिएक्शंस बहुत फास्ट होते हैं, कौन से रिएक्शंस बहुत स्लो होते हैं। ठीक है। और क्यों हम पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन या काइनेटिक्स की बात हम करते हैं, रिएक्शन काइनेटिक्स की, तो वो हम क्यों अंडरस्टैंड करते हैं उससे मुतालिक आपको मैं बता रहा था। ठीक है। और ये रिएक्शन तो सिंपल है, देखो इसमें होता क्या है, इट्स आल्सो कॉल्ड एज आयन एक्सचेंज रिएक्शन। आयन एक्सचेंज रिएक्शन इसको क्यों कहते हैं हम, क्योंकि ये दो सॉल्ट्स हैं और इन सॉल्ट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ आयन्स जो हैं एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहे हैं। जैसे अगर आप इसको आयनाइज करते हैं, NaCl को आयनाइज करते हैं तो इट विल फॉर्म Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अगर आप इसको आयनाइज करते हैं तो इट विल फॉर्म Ag पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। तो ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है कि जस्ट Na पॉजिटिव जो है वो इस सिल्वर वाले आयन को रिप्लेस करते हुए इससे कंबाइन होकर सोडियम नाइट्रेट बना रहा है। ठीक है। और ये जो Cl नेगेटिव है, ठीक है, वो इस नाइट्रेट को रिप्लेस कर रहा है इस कंपाउंड में से और AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड की फॉर्मेशन कर रहा है। इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक हो गया। कोई और क्वेश्चन आप लोगों का हो? सर मैंने सर जी इसमें कोई कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं? एग्जैक्टली देखो, अगर आपके पास जो है बहुत स्लो इन स्टेप प्रोसेस हो, ठीक है, एग्जाम्पल जो है इक्वेशन बैलेंस नहीं भी हो रही, वो बैलेंस नहीं है तो ठीक है भाई, हमने इसको बैलेंस नहीं किया हुआ, उसको बैलेंस हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। जस्ट एक सिंबॉलिक वे में आपको समझाने वाली बात थी। ठीक है। और कुछ भी नहीं था। चलिए इसको बैलेंस करना है आपने, सो इसको आप बैलेंस कर सकते हैं भी, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है। इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको बैलेंस किया जाए तो आप क्या करेंगे, आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। आप लेट सपोज 3, ये देखें 2 लगा दिए यहाँ पे मैंने, समझ आ रही है ना आप लोगों को, मैंने यहाँ 2 लगा दी है। सो मुझे यहाँ पे कितने आयरन चाहिए अभी, 4 आयरन चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं इधर लगा देता हूँ 3। अब बताएं कि यह बैलेंस है या नहीं है, यहाँ भी 6 कर देता हूँ इसको। अब देख लीजिएगा ये बैलेंस इक्वेशन है। सिर्फ और सिर्फ आपको बताने का मकसद था कि भाई जो है हमारे पास रिएक्शन जो है, ठीक है, वो स्लो और फास्ट होते हैं तो क्यों हम अंडरस्टैंड करते हैं, क्या रीजन क्या है बिहाइंड दिस के रिएक्शन काइनेटिक्स को अंडरस्टैंड किया जाता है। बताएं जल्दी से, कोई मसला है यहाँ तक भाई, कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पढ़ ले, मतलब नहीं तो हम आगे चलते हैं। ये बहुत बेसिक किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हमने रिकॉल थोड़ा बहुत कर लिया है। अब अगर आपकी थोड़ी सी ग्रिप बन चुकी है इन पे तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे। एक मेरे पास जो है यहाँ पर एक ग्राफ है, ठीक है, उस ग्राफ से मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाऊंगा, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। समझ आ चुकी है आप लोगों को यहाँ तक? जल्दी से बताना है आप लोगों ने। Fe2O3 है, इसको मैंने बैलेंस कर दिया है। अगर आप अब देखें तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये रिएक्शन आपको बैलेंस नजर आएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट मूव कर ले। मैं इसको रेस करूंगा और यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करूंगा जिसमें कि मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा फर्दर। अभी भी नहीं हुई सर, देखें यार, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। 2 2 4, 4 आयरन 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है। 2 3 6, 3 2 6, ये 6 कंप्लीट हो गया। अब जहां तक वाटर की बात है 2 3 6 होते हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल है तो 6 वाटर मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं। अब बताएं और ये बैलेंस है या नहीं है? O2 बैलेंस नहीं है, अभी O2 बैलेंस है। देखो 6 यहां से ऑक्सीजन ले रहे हो, 6 यहां से ऑक्सीजन ले रहे हो। ठीक हो गया, आगे समझ? ठीक है। अब देखो 3 2 6, 6 जो है ऑक्सीजन यहां पर आ गए। अब जहां तक वाटर की बात है 3 यहां से आ गया और 2 ये भी तो मल्टीप्लाई होने हैं, तो क्या यहां से 6 पूरे नहीं हो गए भाई? पूरे हो गए हैं ना, बैलेंस हो गया। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं भाई। ठीक है, मैं एक आप लोगों के लिए एक ग्राफ प्लॉट करूंगा, उस ग्राफ की बात करेंगे और उसमें कुछ चीजें हमारे पास डिस्कशन लाइक हैं तो वो हम करेंगे और फिर फर्दर आगे मूव करेंगे। ठीक हो गया भाई, क्लियर हो चुका है आप लोगों को?
अच्छा, अब देखो हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम जानते हैं जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, दो एक्सिस होते हैं, उनकी उनके अलोंग हम कुछ ना कुछ जो है वो ले रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहां पर जो ग्राफ है, इसमें एक तरफ तो है टाइम, एक तरफ हमारे पास है कंसंट्रेशन। भी बस नहीं कर सकते ना हम, पढ़ना तो है ना भी, थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें यार उसको करके खत्म कर दें, इसमें क्या मसला है, ठीक है। छोटी मोटी से कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको पढ़ लेते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये तो एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल ही है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। अच्छा देखो, कंसंट्रेशन अलोंग वाई एक्सिस लिया, टाइम अलोंग एक्स एक्सिस लिया, ठीक है। अब यहां पर एक ग्राफ आता है, इसको एलेबरेट करना है हमने, इसको समझना है हमने। ठीक है भाई, ये कंसंट्रेशन है किसकी, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है। और ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है। ठीक हो गया। अब ये ग्राफ मैंने ऑलरेडी भी आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आप लोगों को पहले भी एलेबरेट किया हुआ है, अगर आपने गौर किया हो। देखो इसमें कर क्या रहे हैं हम, देखें कंसंट्रेशन की बात करें और टाइम की बात करें, यानी टाइम के गुजरने के साथ साथ इफेक्ट ऑफ, यानी इफेक्ट क्या हो रहा है किसके ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, कि हमने इस ग्राफ के थ्रू देखना होता है। अगर आप देखें तो इनिशियल तौर पे जब हमने टाइम जीरो लिया हुआ था, जब हमारे पास जो है टाइम मतलब अभी स्टार्ट किया था हमने रिएक्शन, तो इस स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन के ऊपर प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हायर थी, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी, ठीक है। और प्रोडक्ट अभी तक कुछ बना नहीं था, कुछ भी फॉर्मेशन उसकी नहीं हुई थी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपने टाइम प्रोग्रेस करवाया, वैसे वैसे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी वो लोअर होती जा रही है, ठीक है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हायर होती जा रही है। ठीक हो गया। सो रेट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, किस तरीके से इसको जो है हम डिफाइन करते हैं, इसकी इक्वेशन बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होती है, इसको हम राइट करते हैं इस तरीके से, R इज इक्वल टू माइनस डी कंसेंट्रेशन ऑफ ए। अब ए क्या है, मैं इसको राइट कर दूंगा आप लोगों के लिए, डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ डी टी। अब लेट सपोज मेरे पास एक सपोज रिएक्शन है जिसमें कि मैं ए को कन्वर्ट कर रहा हूं इनटू बी। ए हमारे पास रिएक्टेंट है, बी हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। सो हम ये बात कहते हैं रेट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। नेगेटिव साइन किस चीज को शो करता है, नेगेटिव साइन शो करता है कि कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्लाइन कर, कम हो रही हैं, ठीक है। नेगेटिव साइन मींस के रेट ऑफ डिसअपेरेंस, डिसअपेरेंस मतलब होता है कि रिएक्टेंट्स का कन्वर्ट करना अपने आप को प्रोडक्ट में, ठीक है। सो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ फ्रिक्शन। या इन टर्म्स ऑफ अगर प्रोडक्ट की बात करें तो वो क्या होगा, R इज इक्वल टू, पॉजिटिव साइन लगाना जरूरी नहीं है, इनटू B डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, इट्स कॉल्ड रेट ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम रेट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है जी। यानी हम कहते हैं कि वो स्पीड जिसपे के कोई एक रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, जिसमें कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, इसको भी रेट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। या वो स्पीड जिसपे के कोई एक प्रोडक्ट बनेगा, उसमें के अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है, ठीक है, वो बनती जाएगी, डेवलप होती जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में इंक्रीजमेंट आएगी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, इट्स आल्सो कॉल्ड एज रेट ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम रेट ऑफ फ्रिक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। और जहां तक बात है रेट ऑफ फ्रिक्शन के यूनिट्स की बात है, अगर हम यूनिट्स भी देख लेते हैं इसके, ठीक है। सो हम ये बात कहते हैं यूनिट्स का जो है इसमें क्या हो सकते हैं, देखो ये हमारे पास है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की आप जानते हैं बात क्या होती है, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डी एम क्यूब, ठीक है। और डी टी मीन्स चेंज इन टाइम की आप बात करते हो, तो ये सेकंड जो है इसको हम कहते हैं, तो मोल पर डी एम क्यूब ऊपर आ गया, ये सेकंड है तो ये बन जाएगा मोल पर डी एम क्यूब पर सेकंड, हमारे पास इसका यूनिट होगा। यहां तक समझ आ गई आप लोगों को। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप आमना, बिल्कुल सही कह रही हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ फ्रिक्शन, बिल्कुल सही है। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग आस्क एमसीक्यू प्लीज। अच्छा सना, मैं इसके हवाले से बात करता हूं, आप मुझे बताएं यहां तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें, यहां तक अगर मसला है तो डिस्कस करें, नहीं तो आगे चलते हैं। समझ आ गई यहां तक आप लोगों को? क्लियर हो चुका है? क्या कह रहे हैं भाई?
सर ग्राफ में रेट इक्वल हुआ है क्या, कंसंट्रेशन भी सेम है? एग्जैक्टली वो कामिल, वो तो आगे इक्विलिब्रियम वाली बात आ गई ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रिवर्स डायरेक्शन, यानी कि कंसंट्रेशन समहाउ हम कहते हैं कि वो हमारे पास होता है। जी क्लियर हो चुके हैं आप लोगों को? तंजी आज मैं टेस्ट नहीं लूंगा क्योंकि इट्स टू बेसिक, तो इसलिए मैंने आज आप लोगों के लिए टेस्ट डिफाइन नहीं किया हुआ। कल इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट मैं लूंगा। आज आप लोगों ने अपनी एफएलपी की प्रिपरेशन करनी है और एफएलपी को बहुत अच्छे से देना है, ठीक है? एफएलपी नहीं, वैसे तौर पे 25 to 30 एमसीक्यूज का एक बेसिक टेस्ट है, ठीक है? सो वो आपने करना है, उसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। क्वेश्चन करवाएं प्लीज, चलें क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई? इसको मैं रेस कर लूं। अच्छा भाई, अच्छा देखें, रेट ऑफ फ्रिक्शन की हम बात कर रहे थे ना, ठीक है? सो रेट ऑफ फ्रिक्शन के बाद से सिंपल से एमसीक्यूज बन सकते हैं। सिंपल सा कोई एक एमसीक्यू हम पूछ लेते हैं आपसे, कोई मुश्किल वाली बात आपसे अभी तक नहीं करते, ठीक है? सिलेबस की जहां तक बात है आरटीएम, मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि हमारा बफर सॉल्यूशन टॉपिक था। इसके अलावा हमने पीएच की बात की थी, वो इंक्लूड है, बफर सॉल्यूशन पीएच इंक्लूड है, केएसपी वैल्यू इंक्लूड है, ठीक है? और इसके साथ साथ हमने एक और टॉपिक पढ़ा हुआ है, वो है लास्ट में कॉमन आयन इफेक्ट, अभी हमने पढ़ा, ठीक है? ये 4 टॉपिक आपके इंक्लूड हैं, ठीक है? किसके यूनिट थे भाई शानजे, ये किसके यूनिट थे? ये रेट ऑफ फ्रिक्शन के यूनिट थे जो हमने पढ़ा। सर फार्मूला रिपीट कर दें। देखें फार्मूला रिपीट करने की बात हो रही है, यार सिंपल सी बात थी, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। डी शो करता है चेंज को, और डी ए कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय dt मेंशन किया था। मैंने कहा था कि अगर मेरे पास A रिएक्टेंट हो, इसके थ्रू मैं B प्रोडक्ट बनाता हूं, ठीक है? सो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, इट्स कॉल्ड एज रेट ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, R इज इक्वल टू प्लस साइन, ठीक है, डेल B, ठीक है, डिवाइडेड बाय dt हम कर लेते हैं इसको। सो ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम, इसको हम कहते हैं कि इट्स कॉल्ड रेट ऑफ फ्रिक्शन। इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है? मुश्किल वाले टेस्ट में देंगे, सारा बिल्कुल समझ चुकी है मेरी बात, ठीक है? कि मुश्किल वाला टेस्ट में दूंगा और आसान वाला अब करवाऊंगा। तो फिर इस तरह करते हैं कि फिर हम जो है ना आप लोगों को पूरा टाइम देते हैं कि आप लोग प्रिपरेशन अपनी कर सकें, ठीक है? और अच्छे से तैयारी करें। सर ग्राफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है, कांस्टेंट हैं बट सेम नहीं। सर ये पॉइंट काइंडली क्लियर कर दें यार, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट जो है वो यहाँ पर उठा लिया है। मैं वापस से थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट कर दूं आपके लिए, इसको क्लियर करने के लिए। इसकी अगर हम जहां तक बात करते हैं ना, तो लाजमी नहीं है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आपस में इक्वल हो जाएं एट इक्विलिब्रियम स्टेज, ठीक है? लेकिन समहाउ आफ्टर सम टाइम, यानी जब हमारे पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है, तो उस टाइम के बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चेंज नहीं होती। आप देख सकते हैं कंसंट्रेशन, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। आपको दिख रहा है यहाँ पर कि जो है ये कांस्टेंट हुई हो, इक्वल हुई हो, लाजमी नहीं है। हाँ कांस्टेंट जरूर रहेगी लेकिन इक्वल कभी भी नहीं होती, ठीक हो गया? ग्राफ में प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कांस्टेंट होंगे नहीं होंगे? नहीं होंगे। कांस्टेंट मतलब इक्वल नहीं होंगे, कांस्टेंट जरूर हो जाएंगे। यानी इक्विलिब्रियम के बाद ये दोनों के दोनों जो लाइंस हैं वो इक्वली तौर पे चलेंगी सामने, ठीक है? पैरेलल चलेंगी, इसमें चेंज प्रोड्यूस नहीं होगा। अब आपसे कल मुलाकात होगी, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज आपका 25 एमसीक्यूज या 30 एमसीक्यूज का टेस्ट भी है शाम को, ठीक है? और मुझे याद है 5 एमसीक्यूज जो लास्ट आपके एफएलपी के रह गए थे, उनका भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करना है। सो बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में मुझे याद रखिएगा, सेहत के लिए भी, ठीक है? और जो है ना, क्या कहते हैं ना भाई, कि वो वापस से उतनी ही एफर्ट के साथ वापस से जो है आप लोगों के लिए काम करना शुरू कर दूं। वैसे तो काम चल रहा है लेकिन काम अब बढ़ गए हैं, इसलिए आप लोगों को जो है थोड़ी सी कंसंट्रेशन कम मिल रही है। सो कल तक मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।